हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और कल हमने अपनी नई बुक प्रारंभ की है जो है हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक। और इसी पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पहला चैप्टर इसका शुरू कर चुके हैं। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। क्या शुरू किया है? लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, इसको हमने आपका प्रारंभ किया। ठीक। और कल हमने इसका परिचय को पढ़ लिया, कि परिचय को हमने देख लिया। परिचय के बाद जो है आपका लोकतंत्र क्या है हमने ये पढ़ लिया। ठीक। इन सब को देखने के बाद हमने आपका ये सारी चीजें कर ली। फिर हमने मैडम लिंगातो और आपका मेरी के बीच की चर्चा पड़ी और हमने देखा परिभाषा की जरूरत क्या है, क्या शब्द अपने आप को परिभाषित करते हैं और कहीं पर नहीं करते तो कौन सी चीजें हैं। इन पर हमने कल के लेक्चर में आपका अच्छे से बात की थी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और गौर करके और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम लोग आपका विचार कर हम लोग आपका देखेंगे। जैसे विचार करते करते हम एक चीज हमने इसमें देखी और ये महसूस की कि अब है डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र क्या है, क्या उसकी परिभाषा है, ये सारी चीजों को आप कल जान चुके थे, आप उनसे परिचित भी हो गए थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं। क्या देखेंगे हम? लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं और हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उन विशेषताओं को आप अच्छे से ध्यान दीजिए। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की कि लोकतांत्रिक शासन में एक रूप है जिसमें जनता शासक को चुनाव करती है। क्या है लोकतांत्रिक शासन का स्वरूप? है जिसमें जनता क्या करती है? आपका शासकों को चुनाव करती है। क्या हम शासक चुन रहे हैं? थोड़ा ध्यान देंगे शब्दों पर भी। अगर आप इन शब्दों को ध्यान देते चले जाएंगे तो अच्छा होगा। शासकों को चुनते हैं। शासक बेसिकली का मतलब यहाँ आपका नेता से हो सकता है, या अभी चैप्टर पढ़ेंगे क्लियर हो जाए। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उन्हें किन अधिकारियों के चुनाव होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से हो सकते हैं? कि किस तरह की के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे? चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कराते हैं? खुद शासक चुन सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक बराबर की हैसियत से भागीदारी लेते हैं? क्या कोई लोकतांत्रिक है? व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को अधिकार से वंचित करती है। सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासकों में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार कुछ लक्ष्मण रेखा बांध कर काम करना जरूरी है? लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक का आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो आदर है वो आपको करना चाहिए। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिनको आपका जो हमारे निर्वाचित नेता हैं वो लेते हैं और उनके द्वारा ही ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो आपका लिए जाते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। मतलब जो पाकिस्तान में आपका चुनी हुई सरकार थी उसको उखाड़ दिया और खुद को कह दिया कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं। उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। 2000 में एक जनमत संग्रह करके अपने कार्यकाल को 5 साल और बढ़ा दिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठन
लोकतंत्र के लिए काम करने वाले ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। जब ये काम हुआ तो लोगों ने क्या लगाया कि जिस तरह से परवेज मुशर्रफ ने ये लोकतंत्र के लिए जनमत करवाया है, ये भी एक धोखाधड़ी है। ठीक, और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। अगस्त 2000 में लिंगा फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। जो असेंबली है, जो परिषद है, चाहे राष्ट्रीय हो या प्रांतीय, उनको भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद का कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है। इससे ज्यादा सदस्य फौजी अधिकारी इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के चुनाव कराए जाएंगे। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी होंगे और चुने हुए प्रतिनिधि को सब कुछ अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च सेना के अधिकारी जनरल मुशर्रफ के पास थी। तो सब कुछ पावर किसके पास चली गई? मुशर्रफ, क्योंकि उसने लोकतंत्र के रूप में तख्ता पलट कर सेना प्रमुख के रूप में सारी शक्तियों को अपने हाथ में रखकर और उसने ये कोशिश की कि मैं ही सर्वोपरि हूं। ठीक, और स्पष्ट किया कि जनरल मुशर्रफ जो है आपके शासन पाकिस्तान का को लोकतंत्र कहने के अनेक ठोस कारण है। यह सिर्फ एक कारण है कि हम चर्चा करते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लोग अपने शासक का चुनाव किया है? तो हमने नहीं किया है। हमें ऐसा कह सकते हैं कि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए प्रतिनिधि और चुनाव किए हैं, लेकिन प्रतिनिधि वास्तव में शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसले नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसले सेना के अधिकारी जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा चुने गए थे। ऐसा तानाशाही राजशाही वाली अनेक शासक व्यवस्थाओं में होता है, जो औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार की होती है। असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता चुनती है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है और ना ही कुछ प्रतिनिधियों के हाथ में। इसलिए हम लोकतांत्रिक शासन की पहली विशेषताओं में लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति चुनाव प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। कैसी है? पास होनी चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को, अब ये तो निपटा पाकिस्तान का मामला कि पाकिस्तान में कैसी डेमोक्रेसी है, इसको हमने परवेज मुशर्रफ के द्वारा चलाए गए शासन के आधार पर देखा। क्लियर है? अब एक बार पूरा देखिए, क्या जो पाकिस्तान की सरकार थी, क्या वो बाकी में आपका लोकतांत्रिक सरकार थी या लोकतांत्रिक कहने का बहाना कर रही थी? देखिए एक बार, तो इसमें आगे बढ़ेंगे, पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि किन किन कारणों से कह सकते हो ये लोकतांत्रिक नहीं है। देखिए आप इसको देख लिया तो आपको अंतर स्पष्ट होगा कि किस तरीके से आप पाकिस्तान की सरकार को क्यों नहीं कह सकते कि ये लोकतांत्रिक नहीं है और किन मुद्दों पर कहोगे कि ये लोकतांत्रिक। डेमोक्रेसी की बात करेंगे कि क्या है डेमोक्रेसी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला, कि कौन स्वतंत्रता से निष्पक्ष रूप से आपका मुकाबला करती है। अब देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्षी चुनावी मुकाबला, तो पाकिस्तान की स्थिति को पढ़ लिया। लोकतंत्र था, जनरल सेनानायक ने तख्ता पलट किया, खुद को प्रमुख घोषित कर दिया, बता दिया हम लोकतंत्र हैं। एक उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर आपका पारित किया और पारित करके जितनी भी असेंबली थी उनको भंग कर सकते हैं, और एक जन्म संग्रह कराया और अपना कार्यकाल 5 साल और आगे बढ़वा दिया। अब चीन को काम्बोआ रेंगिन इंदाइवो यानी कि राष्ट्रीय जन संसद पार्टी, चाइनीज भाषा में लिखा हुआ संसद, राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद में 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं, यानी कि भारत में 5 वर्ष में होते हैं और यहाँ भी प्रतिवर्ष 5 वर्ष में ही आपके चुनाव होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक, इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार, क्या है, इसी संसद को क्या है, देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा उसको नियुक्त करने का अधिकार। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना कराती है,
तो चुनाव से पहले उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002 और 2003 में चुनाव में सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियां सदस्यों से चुनाव लड़ने की अनुमति कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती है कि भैया चुनाव कौन लड़ेगा, इस बारे में कम्युनिस्ट पार्टी ही डिसाइड करती है। 1930 में आजाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी शासन तानाशाही नहीं आएगी, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीसीआर यानी कि इंस्टीट्यूट रिवोल्यूशनरी पार्टी के नामक एक जीत मिली है, जो विपक्ष चुनाव का हिस्से पर कह रहे हैं, विपक्ष चुनाव के हिस्से पर कभी उन्हें जीत नहीं कर सकते। चुनाव की तरह ही हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत करने के लिए पीआर कोटाई सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठक में जाना अनिवार्य है। सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने छात्राओं और माँ बाप को पीआरआई के वोट देने के लिए कहते हैं। मीडिया में जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं करती, एक बार कदम अंतिम लक्षण में मतदाता केंद्र में एक जगह हटाकर दूसरे जगह दिया जाता, उसमें अनेक लोगों को वोट नहीं डाले जाते। पीआरआई को उम्मीदवार के चुनाव का अभियान में काफी पैसा खर्च करती है। क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक को उदाहरण मानकर इन उदाहरणों को पढ़ने के लिए कह सकते हैं? और यह काफी सारी समस्या है। चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता है। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृति को ही वोट देना है। कह रहे जो शासक दल है और उसी के द्वारा आपको क्या है वोट देना है, ये आपको ध्यान रखिए। क्या हम इसे नापसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने पर विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता, लोगों को चाहने वालों को भी नहीं, वहां आपका चुने हुए निष्पक्ष थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ को एक अन्य विशेषता या गुण से जोड़कर कह सकते हैं। लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव कराना पर्याप्त नहीं है, चुनाव से ज्यादा एक असल राजनीतिक विकल्प का चुनाव की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प होना चाहिए कि वह शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र आपका निष्पक्ष, स्वतंत्र और इन सब तरीके से आपका होना चाहिए। ठीक, और लोकतंत्र चुनाव के बारे में हम अध्याय 3 में जानेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? अध्याय 3 में। तो ये कुछ चाइना की स्थिति थी कि चाइना किसी पार्टी को हटा सकती है, कैसे कुछ कर सकती है। एक बार चाइना के निष्पक्ष जो आपके चुनाव हुए हैं, उन चुनाव को थोड़ा सा देख लीजिए, बात तो नजर आई। फिर एक वोट का मूल्य जो है उस पर हम लोग बात करें। चलिए, बात कर रहे हैं एक व्यक्ति एक वोट का मोल। हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए संघर्ष सार्वभौमिक मताधिकार से जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी भी व्यक्ति को मतदान के अधिकार से वंचित उदाहरण के लिए कम नहीं है, यानी कि सबको हम आपका बराबर रखते हैं। 2015 तक सऊदी में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ध्यान दीजिए और इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि 2015 तक सऊदी अरब में जो आपकी महिला है वो वोट नहीं डाल सकती थी। एस्टोनिया ने यह नागरिकता के नियम में कुछ इस तरह से बनाया कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। क्या होती थी? मतदान करने में मुश्किल होती थी। फिजी की चुनाव प्रणाली वहां के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी को नागरिकों ज्यादा था। लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता की बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेंगे कि लोकतंत्र में
हर वयस्क चुनाव को एक वोट देना चाहिए और हर एक वोट को एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इस पर आपका विस्तृत से आपकी चर्चा करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? विस्तृत से आपकी चर्चा करेंगे और इसको चर्चा करके आपका देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़े और हम जाने कि कानून का राज और अधिकारों का आदर। कि जो कानून है उसका राज कितना, राज मतलब बेसिकली कहां तक उसका एक्सपेंशन है, क्या उसके राइट्स हैं और राइट्स को किस तरह से हम देखेंगे, इस पर बात करेंगे। और ये वाली जो इसमें स्टोरी होने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखिए। देखिए, चाइना का आपने एग्जांपल पढ़ लिया कि कम्युनिस्ट पार्टी वहां लोगों को चुनाव लड़ाती है, तो वहां एक ही पार्टी का बोलबाला है। आपने पाकिस्तान का एग्जांपल देख लिया, एक वोट एक मूल्य की वैल्यू आपने देख ली। ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो अभी शुरू हो रहा है टॉपिक इसी के अंदर, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसमें नई व्यवस्था आपको शुरू दिखाई देगी। जैसे जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। कब आजाद हुए? 1980। ठीक, उसके बाद देश में जन पीपल्स दल का राज था। उसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की। उसने नेता रॉबर्ट मुगल्स आजाद होने के बाद ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे। सदा जानूपी दल की जीत था। राष्ट्रपति मुर्गप्पे कम लोकप्रिय नहीं थे। वे चुनाव में गलत तरीके से भी अपनाते थे। आजादी के बाद उनकी सरकार ने कई बार संविधान को बदलकर राष्ट्रपति के अधिकार में वृद्धि करने और उसकी जवाबदेही को कम किया। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया और उनकी सभाओं में गड़बड़ी की। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित किया। एक ऐसा कानून था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो का पर सरकारी नियंत्रण था। ठीक, और उन पर सिर्फ उस शासन दल के ही विचार प्रशासित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे पर उनकी आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसी अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो लोकतंत्र के खिलाफ जाते थे। जजों पर दबाव डाला। 2017 में मुगाबले को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया और 2017 में वो पद से हट गए। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पारी करना लोकतंत्र के लिए जरूरत है, पर इतना भी पर्याप्त नहीं कि लोकप्रिय नेताओं की अलोकतांत्रिक हो सके। अलोकप्रिय नेताओं में तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र की परवाह करना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी नहीं, चुनाव के पहले और बाद में स्थिति पर भी नजर डालनी चाहिए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष में आपका विरोधी समूह को कामकाज समेत राजनीतिक गतिविधियों में पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरत है कि शासक को नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का आदर करे और उनको सोचने और उनकी राय बनाने और सार्वजनिक रूप से विचार करने, व्यक्त करने और संगठन बनाने, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। कानून की नजर में सभी लोग की समानता है कि कानून की नजर में कैसे हैं, सभी लोग आपका समान है। ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि कानून के नजर में हर कोई कैसा है, आपका समान है। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका करनी चाहिए जिनके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार आपके चलाने के तौर पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उन्हें चुनाव जीत लिया है, उसमें भी कुछ बुनियादी तौर पर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसमें अल्पमत वाले समूह को दी जाने वाली कुछ गारंटियों का आधार करना होता है। हर प्रमुख फैसले लंबे समय के विचार विमर्श के बाद लेने होते हैं और हर पदाधिकारियों को उससे जुड़े अधिकार और जिम्मेदारी को संविधान में दी गई है। ये सभी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। स्वतंत्र अधिकार के प्रति अपनी जवाबदेही होती है। इसके बारे में
ज्यादा विस्तार से हम अध्याय 4 में चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषताओं को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकार के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर काम करती है। क्या करती है? खींची गई लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत आपका काम करती है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। एक बार चैप्टर का पूरा रिवीजन कर लीजिए, थोड़ी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।